नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और उन्हें शेयर भी करें। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि फ्रांस किस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ वॉर में एंगेज हुआ और काफी सारे विक्ट्री उसे हासिल हुई 1792 से लेकर 1795 तक। और उसी के साथ साथ जो फ्रांस के उपनिवेश थे उन्होंने भी फ्रांस से इंस्पायर होकर अपनी फ्रीडम डिमांड की फ्रांस से, जिसमें हमने मेती रिपब्लिक का एग्जांपल दिया था। आज की हमारी हेडिंग है द फर्स्ट रिपब्लिक, जिसमें हम राष्ट्रीय सम्मेलन के ऊपर बात करेंगे जो 1792 में गठित हुआ और 1795 तक चला। इन 3 सालों में फ्रांस में बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसने फ्रांस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और बहुत जल्दी पॉलिटिकली फ्रांस रेडिकल होता चला गया, जिसका अंत थर्मिडोरम रिएक्शन के साथ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने देखा कि किस तरह से नेशनल असेंबली ने फ्रांस को 2 पावर्स में डिवाइड किया। फ्रांस बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक तरफ थी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, जिसमें लेजिस्लेटर्स बैठते थे जो कानून बनाते थे, और दूसरी तरफ था राजा जो वीटो की पावर के साथ बैठा था। लेकिन इन दोनों ने ही अपनी पावर को ओवर एक्सीडिंगली यूज करने की कोशिश की। लेजिस्लेशंस कठोर कानून बनाना चाहता था बार बार, और राजा अपनी वीटो की शक्ति के द्वारा बार बार इन कानूनों के ऊपर रोक लगा रहा था, जिसके कारण ये लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ 1 साल चल पाई। पेरिस के सेंस कुलोट्स यानी मिडिल क्लास लोग, लेबर और वर्कर राजा से बहुत ज्यादा खफा थे और उन्होंने राजा के महल टुलेरिस पैलेस में, जो पेरिस में था, हमला करा और राजा को कैद कर लिया उसकी फैमिली के साथ। ये घटना है 10 अगस्त 1792 की, जब लुई 16 की पावर को सस्पेंड कर दिया गया। जब लुई 16 की पावर सस्पेंड हुई तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो गई, लेकिन अब फ्रांस में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो अब बात ये बनी कि इससे आगे हम फ्रांस को किस तरफ ले जाएंगे। और अब फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन यानी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करा जाना था, जिसके लिए फ्रांस की आम जनता से वोटिंग कराई। 20 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ और इसने 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को ऑफिशियली रिपब्लिक यानी कि एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया। अब ये जो नेशनल कन्वेंशन है, इसमें मेनली 3 आइडियोलॉजी के लोग थे। जो सबसे पहले थे वो थे गिरोंडिन्स, जो कि मॉडरेट्स थे, जिसके बारे में हम पहले भी लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। यानी कि ये बहुत रेडिकल विचार नहीं रखते थे, लेकिन ये चाहते रिपब्लिक थे, यानी गणतंत्र ही चाहते थे, मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। दूसरे थे मोंटागनाट्स, और इन्हीं का एक धड़ा था जैकोबिन्स का, जो एक्सट्रीम रेडिकल थे। ये आए रेडिकल ग्रुप में जो क्रांति को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, और ये मोनार्की और क्लर्जी के हर एक इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देना चाहते थे। और जो इसमें तीसरा फैक्शन था वो कहलाए प्लेन या ला प्लेन, उन्हें सेंट्रिस्ट कहा गया, जो अपनी इंडिविजुअल विचारधारा के साथ इस नई नेशनल कन्वेंशन में बैठे। तो ये नेशनल कन्वेंशन 3 साल चली और इन 3 सालों में फ्रांस में बहुत सारे इवेंट्स हुए जो बहुत ज्यादा रेडिकलिज्म की ओर फ्रांस को ले गए। इसी के साथ ये पहला यूनिवर्सल एडल्ट मेल सफरेज के द्वारा चुनी गई एक सरकार थी।
इस नेशनल कन्वेंशन ने रिपब्लिक घोषित करने के बाद सबसे पहला जो काम किया फ्रांस में वो था एग्जीक्यूशन ऑफ लुई द 16th, यानी लुई द 16th को मृत्युदंड देना, जिसके लिए इन्होंने अलग अलग रीजंस बताए। कुछ रीजंस मैंने यहां मेंशन करे हैं। इसमें से पहला जो रीजन है वो है ट्रीजन अगेंस्ट द नेशन, यानी राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोह। नेशनल कन्वेंशन के प्रतिनिधियों ने बोला कि राजा ऑस्ट्रिया और प्रशिया, जो इस समय पर मेन पावर्स थी, जो फ्रांस की मोनार्की और एमिग्रेस को डिफेंड कर रही थी, उनके साथ मिलकर कंस्पिरेसी रच रहा है और उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को दबा देगा, संविधान को खत्म कर देगा और दोबारा से फ्रांस में मोनार्की स्टैब्लिश कर देगा। तो इसके कारण एक रीजन बना लुई द 16 को एग्जीक्यूट करने का। जो दूसरा रीजन था वो था फ्लाइट टू वेरेंस, जून 1791। जब हमने फ्लाइट टू वेरेंस की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, तब हमने बताया था कि किस तरह से लुई द 16 अपनी वाइफ मैरी एंटोनेटे, भाई कॉम्टे डे आर्टोइस और पूरी रॉयल फैमिली के साथ भागने की कोशिश करता है पेरिस से और उसे वेरेंस में ही पकड़ लिया जाता है उसकी वाइफ मैरी एंटोनेटे के साथ और दोनों को वापस लाया जाता है पेरिस। लेकिन इस घटना के बाद लोगों के मन में राजा के खिलाफ नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो ये मानने लग जाते हैं कि राजा कोशिश कर रहा है, उससे एक मौका मिलना चाहिए और वो यहां से भागकर इसी देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और हमारी क्रांति को खत्म कर देगा। जो तीसरा रीजन था वो था कंस्पिरेसी अगेंस्ट लिबर्टी। राजा के ऊपर यह भी आरोप था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन 3 आइडियाज हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, यानी आजादी, भाईचारा और समानता, इन आइडियाज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और राजा इन सारे अधिकारों को खत्म करना चाहता है। और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बनाया है, राजा उसको भी पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरन वश इसे सपोर्ट देना पड़ रहा है। इसके अलावा ब्रंसविक मैनिफेस्टो, इसको भी सपोर्ट करने का आरोप लगा, लेकिन इनडायरेक्टली राजा के ऊपर, जो 1792 में हुआ। अब हुआ क्या, जब ऑस्ट्रियन आर्मी फ्रांस के खिलाफ आगे को बढ़ी, फ्रांस में अटैक करने के लिए और रेवोल्यूशन को दबाने के लिए, तो ब्रंसविक के जो कमांडर थे आर्मी के, उन्होंने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और उन्होंने इसमें साफ साफ कहा कि राजा को तुरंत उसकी गद्दी वापस दी जाए, फ्रांस में दोबारा से मोनार्की लाई जाए, अदरवाइज अगर हमने फ्रांस में कब्जा कर लिया तो हम जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें चुन चुनकर मारेंगे, जिसका असर उल्टा पड़ा। ये मैनिफेस्टो लाया गया था ताकि रेवोल्यूशनरीज डरें और हथियार डाल दें, लेकिन रेवोल्यूशनरीज से और ज्यादा भड़क गए और राजा के ऊपर यह आरोप लगा कि कहीं ना कहीं राजा भी इस ब्रंसविक मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रहा है चोरी छुपे। इसके अलावा यूजिंग ऑफ वीटो टू ब्लॉक रेवोल्यूशनरी लॉज, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से राजा ने बार बार लेजिस्लेशंस और डिक्रीज के ऊपर वीटो का यूज किया, जिसका एग्जांपल हम पहले भी एक बार दे चुके हैं। एक बार मैं और आपको रिमाइंड करा देता हूं। जब लेजिस्लेशन ने बोला कि जो एमिग्रेज हैं वो देशद्रोही हैं और उन्हें डेथ पेनल्टीज दी गई, और इसके साथ एक डिक्री पास हुई जब नया संविधान बना फ्रांस का और पहली लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग हुई, तो उसमें एक डिक्री पास की गई कि जो भी नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी है, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने फ्रांस के नए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी की ओथ नहीं लिए, वो 8 दिन के अंदर अंदर इसकी ओथ लें, नहीं तो वो भी देशद्रोही कहलाएंगे। तो इन दोनों के ऊपर राजा ने वीटो का यूज करा, जिसके कारण राजा के ऊपर आरोप लगा कि राजा एमिग्रेज, जो देशद्रोही हैं और नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी, दोनों ही
को सपोर्ट कर रहा है अपनी वीटो की शक्ति के द्वारा। और इसके अलावा राजा को ब्लड शेड यानी खून खराबे का भी रिस्पॉन्सिबल माना गया। आपको याद होगा जब राजा कोशिश करता है पेरिस से भागने की और उसे वेल्स में पकड़ के दोबारा पेरिस लाया जाता है। इसके बाद 1791 में कैम्प डे मार्स जो पेरिस में एक बड़ा फील्ड था, एक आयोजन होता है जिसमें राजा के खिलाफ आम जनता पेरिस की आती है, सेंस क्लूटोस, वो नारे लगाती है और पत्थरबाजी करती है और इसका जवाब आर्मी गोलियों से देती है जिसमें बहुत सारी आम जनता मारी जाती है। तो इस गोलीबारी का आरोप भी राजा के ऊपर ही डाल दिया गया कि ये राजा के आदेशों पे ही हुआ था, हालांकि ऐसा नहीं था। इसके अलावा इसमें जो अंतिम मोहर लगाई वो लगाई प्रूफ फ्रॉम द आयरन चेस्ट ने। राजा के महल में एक आयरन चेस्ट यानी कि लोहे का संदूक मिला अधिकारियों को। जब इस संदूक को खोला गया तो इसमें कुछ लेटर्स थे किंग लुई द 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनिएटा के द्वारा लिखे हुए। ये लेटर्स ऑस्ट्रिया के किंग और प्रशिया के किंग के साथ राजा के पत्र व्यवहार को दर्शाते थे, जिसके बाद राजा के ऊपर सीधे सीधे देशद्रोह का आरोप लगा और राजा के एग्जीक्यूशन की तैयारी हुई। अब जो नया राष्ट्रीय सम्मेलन, एक तरह की नई विधानसभा बनी, नेशनल कन्वेंशन, इसमें वोटिंग हुई कि कितने प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि राजा को एग्जीक्यूट किया जाए और कितने प्रतिनिधि चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन ना हो। अब इन प्रतिनिधियों की जो टोटल संख्या थी वो थी 749 और जिस दिन ये वोटिंग हुई उस दिन केवल 721 प्रतिनिधि ही मौजूद थे नेशनल कन्वेंशन में। इसमें से 361 लोगों ने वोट किया राजा के एग्जीक्यूशन के समर्थन में। 288 वोट्स आए अगेंस्ट, जो चाहते थे कि राजा को एग्जीक्यूट ना किया जाए, और 72 वोट ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि एग्जीक्यूट तो करा जाए, लेकिन उन्होंने डिफरेंट रीजन दिए जिससे कि राजा का एग्जीक्यूशन थोड़ा डिले हो। इनके रीजंस के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या रीजन दिए थे इन 72 डेलीगेट्स ने जिससे कि राजा का जो एग्जीक्यूशन है उसमें डिले होता। तो सबसे पहली कंडीशन थी वो थी फेयर ऑफ सिविल वॉर इनसाइड फ्रांस। अब फ्रांस में खासकर जो रूरल एरियाज थे वहां के पीजेंट्स राजा को सपोर्ट करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ज्यादा हक में थे ना कि प्रॉपर रिपब्लिक बनाने के। तो खासकर गिरोंडिन्स को ये शक था, जो मॉडरेट थे, कि अगर राजा को एग्जीक्यूट किया गया तो फ्रांस के जो विलेज एरियाज हैं वहां के पीजेंट्स, रूरल पीपल सिविल वॉर कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके अलावा जो दूसरा फेयर था वो था फेयर ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी बाहरी देशों से आक्रमण का डर। जब आपको याद होगा लुई द 16 भागने की कोशिश कर रहा था, वेनिस में पकड़ा गया, लेकिन कॉम्टे डे आर्टोइस सफल हुआ फ्रांस से भागने में, और वो एक गुट भी बनाता है वहां पर ऑस्ट्रिया और प्रशियन यानी कि जर्मनी के मोनार्क के साथ मिलकर फ्रांस में हमला करने का, जिसके बाद ये सारे देश मिलकर एक आदेश भी जारी करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट। उसके अलावा मैनिफेस्टो ऑफ ब्रंसविक एक और एग्जाम्पल था, जब प्रशियन कमांडर आर्मी का ये मैनिफेस्टो जारी करता है जिसमें वो धमकी देता है रेवोल्यूशनरीज को। तो इन 72 डेलीगेट्स का ये मत था कि अगर हमने राजा को एग्जीक्यूट कर दिया इतने सडन, तो हो सकता है जो हमला है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाए, और जो हुआ भी। हमने देखा कि किस तरह से लुई द 16 के एग्जीक्यूशन के बाद ब्रिटेन, डच रिपब्लिक और स्पेन
एक साथ 3 और देश उतर गए इस अलायंस में, जिसमें इससे पहले ऑस्ट्रिया और प्रशिया थे फ्रांस के खिलाफ। जो तीसरा रीजन था वो था डिजायर फॉर अ नेशनल रेफरेंडम। इन लोगों का मानना था कि मोनार्की सदियों से है फ्रांस में, और फ्रांस की पब्लिक को यह हक मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि राजा का क्या हश्र हो, ना कि सिर्फ 721 प्रतिनिधि मिलकर ये डिसाइड करें कि राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इसके अलावा जो चौथा था वो था कंसर्न अबाउट द लीगैलिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन। डेलीगेट्स का मानना था कि 1791 का जो संविधान है वो राजा को प्रोटेक्शन देता है ऐसी किसी भी कानून से जिसके द्वारा राजा को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि वो आम जनता नहीं है, वो राजा है, उसका एक पद है और उस पद की एक वैल्यू है। और इनका मानना था कि जो लीगल प्रोसेस है हमें उसके थ्रू राजा को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर हम करते हैं और नया संविधान बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग नए लॉज बनाए जाएं और इसके बाद उन लॉज में मेंशन करा जाए कि राजा को क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पांचवा था फेयर ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रेडिकल्स, जो कि बहुत सही डर था। खासकर प्लेन्स का मानना था कि अगर राजा को एग्जीक्यूट किया गया तो ये एक बहुत ज्यादा अतिवादी कदम होगा, बहुत रेडिकल स्टेप होगा, जिससे कि फ्रांस में हो सकता है जो रेडिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाए। खासकर जो जैकोबिन्स हैं रॉबस्पियर के अंडर, वो और ज्यादा उग्र हो जाए और फ्रांस में रेडिकलाइजेशन बढ़े, उग्रवाद ज्यादा बढ़े, राइट्स हों, दंगे हों और फ्रांस में शांति आने के बजाय और ज्यादा उठापटक हो। जो छठा था वो था होप ऑफ यूजिंग द किंग एज अ बार्गेनिंग टूल। अब फ्रांस में चारों तरफ से हमले हो रहे थे, ऑस्ट्रिया हमला कर रहा था, प्रशिया हमला कर रहा था, ब्रिटेन पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रखता था फ्रांस के साथ। हमने 7 ईयर ऑफ वॉर में और उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में देखा। तो डेलीगेट्स को ये डर था कि ये सारे मिलकर फ्रांस के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, और इसके कारण अगर कब्जा हुआ तो सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज को टारगेट किया जाएगा। और डेलीगेट्स ने ये कहा कि राजा को हम कुछ समय तक जिंदा रख सकते हैं जब तक ये रेवोल्यूशनरी वॉर चल रहे हैं, और अगर हम हारते हुए दिखे तो हम अपनी हार स्वीकार करेंगे और राजा को एज अ बार्गेन टूल यूज करके उसे उसकी मोनार्की वापस कर देंगे और इन सारे देशों से नेगोशिएशन कर लेंगे। जो सातवां था वो था फेयर ऑफ फ्रेंच इंटरनेशनल रेपुटेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, मोनार्की एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। अगर ऐसे अचानक से कोई देश लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, इक्वालिटी की बात कर रहा है, नए नए रैशनल आइडियाज की बात कर रहा है, तर्कवाद की बात कर रहा है, और वो देश अचानक से अपने राजा को मार दे, ऐसे एग्जीक्यूट कर दे, तो उसकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली उस पर बहुत ज्यादा डेंट आएगा। इसलिए राजा को अभी एग्जीक्यूट ना किया जाए, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स के द्वारा राजा के ऊपर ही एक्शन लिया जाए। जो आठवां फेयर था वो था फेयर दैट हिज एग्जीक्यूशन वुड डीपन पॉलिटिकल डिवीजन। अब वैसे ही 3 डिवीजन थे और इसके अलावा काफी सारे लोग अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इन लोगों के विचारधारा तो वैसे भी मैच नहीं करती थी, ये सारे तो वैसे भी आइडियोलॉजिकली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे एक दूसरे के साथ बैठकर फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने की कोशिश कर रहे थे, नए लॉज बनाने की कोशिश करते आम जनता के लिए। इन डेलीगेट्स का मानना था कि अगर राजा का एग्जीक्यूशन हुआ तो इसमें और ज्यादा डिवीजन क्रिएट होगा, जो हुआ भी। जब राजा का एग्जीक्यूशन हुआ तो फ्रांस में अतिवाद, रेडिकलाइजेशन और ज्यादा बढ़ा, और उसके बाद काफी सारे लीडर्स का एग्जीक्यूशन हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स इसके ऊपर हैं। तो ये कुछ रीजंस दिए गए जिससे कि राजा का
एग्जीक्यूशन डिले कराया जा सके। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो 361 डेलीगेट्स के पास थी और इन्होंने बोला था कि राजा को एग्जीक्यूट किया जाए। और 17 जनवरी 1793 को लुई द 16 के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने कंस्पिरेसी रची है अगेंस्ट द पब्लिक लिबर्टी एंड जनरल सेफ्टी, यानी कि उसने साजिश रची है फ्रांस की लिबर्टी छीनने की और उसी के साथ साथ जो सेफ्टी है, सोवरेनिटी है फ्रांस की, उसे खत्म करने की, और इसे डेथ पेनल्टी दी गई। 21 जनवरी 1793 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन लुई द 16 को गुलुटाइन कर दिया गया, यानी गुलुटाइन के द्वारा मार दिया गया। अब हमने यहां पर फॉर्मल लुई द 16 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अब लुई द 16 को सिटीजन लुई कैपे कहा गया, यानी कि आम नागरिक कहा गया। उससे उसका राजा का पद छीन लिया गया था 17 जनवरी 1793 को ही। और जो ये गुलुटाइन वर्ड है, ये एक तरह की मशीन थी जिसमें जो भी विक्टिम है उसे लिटाया जाता है गर्दन के सहारे और ऊपर से एक ब्लेड गिरती है जो सीधे गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। तो ये गुलुटाइन मशीन के द्वारा मारा गया। प्लेस डे ला रेवोल्यूशन में एक जगह थी जिसका नाम रखा गया था प्लेस लुई 15, यानी कि एक चौक था जिसे पहले प्लेस लुई 15 कहा जाता था। इस जगह का नाम बदलकर प्लेस डे ला रेवोल्यूशन रखा गया और इस जगह पर गुलोटाइन लगाया गया। वहां पर लुई द 16 को लाकर आम पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया और आज के समय पर इसे प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड कहते हैं। तो ये थी नेशनल कन्वेंशन की बात, जिसमें जो सबसे पहला नेशनल कन्वेंशन के द्वारा काम किया गया वो था लुई द 16 का एग्जीक्यूशन, और इसके बाद नेशनल कन्वेंशन रेडिकल होता ही चला गया। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम नेशनल कन्वेंशन के दौरान होने वाली अलग अलग घटनाओं के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।